नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई के बीच आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि सख्त कानून के बाद भी अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। माफिया की संपत्ति कुर्क की जा रही है, कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर भी हो रहा है, लेकिन अपराधी हैं कि मान ही नहीं रहे। हाथरस में गैंगरेप की वारदात सामने आने के बाद अपराधी हैं कि मान ही नहीं रहे। हाथरस में गैंगरेप की वारदात सामने आने के बाद से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, तो बीजेपी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है। इन सब के बीच सवाल बना हुआ है कि यूपी में योगी सरकार की सख्ती से प्रदेश कितना बदला है। पूछेंगे सवाल, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर, बुलंदशहर से बलिया तक, माफिया मुख्तार हो या फिर अतीक अहमद, खान मुबारक या फिर सुनील राठी, सब पर कसा जा रहा है शिकंजा। ताबड़तोड़ जारी है एनकाउंटर, अपराधियों की धरपकड़ जारी है। बावजूद इसके अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछा जा रहा है कि अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 हो गया। आप लाख आंकड़े पेश करें, आखिर हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जवाब क्यों नहीं देती है। लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, मगर आप कागजों पर योगी जी सरकार इकबाल से चला करती है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता आपसे सवाल कर रही है। सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, अपराधी बेलगाम है। छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, लगातार महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कहां है सरकार? क्यों नहीं बच्चियों की सुरक्षा कर पा रही है? इसके मतलब सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। राजनीतिक द्वेष से तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन असली अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। 14 सितंबर को हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया। पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन इस बीच सियासत भी तेज हो चली है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर हाथरस पहुंचे, जहां पुलिस ने चंद्रशेखर को रोक लिया। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने लिखा, यूपी के जिला हाथरस में एक दलित लड़की को पहले बुरी तरह से पीटा गया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया, जो अति शर्मनाक है और अति निंदनीय है। जबकि अन्य समाज की बहन बेटियां भी अब प्रदेश में सुरक्षित नहीं। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे, बीएसपी की ये मांग है। बीते एक हफ्ते में रेप, हत्या और लूट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और ये तब हो रहा है जब अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अपराध पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही विपक्ष पर भी हमला किया। हमारी सरकार में अगर कहीं अपराध हुआ है तो अपराधी के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कितना प्रभावशाली है, किसी पार्टी का है, किसी जात का है, पुलिस ने कार्रवाई की है। जबकि पिछली सरकारों में अपराधियों की जात, उसके प्रभाव को देख के कार्रवाई होती थी। यहाँ तक कि 302 के आरोपियों को थाने से छोड़ दिया जाता था। बलात्कार के आरोपियों को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बिठा घुमाते थे। दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री आवास में बैठकर चाय पीते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर किसी ने अपराध किया है तो बिना किसी भेदभाव के उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। और सीधे मेहमानों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ए.के. जैन साहब, पूर्व डीजीपी हैं, लंबा अनुभव रखते हैं, प्रशासनिक अनुभव है। सुनील साजन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के।
मनीष शुक्ला साहब जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ब्रजेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे, माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जगह जगह एनकाउंटर हो रहे हैं, कई जगह पर अपराधी सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन वारदात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसा क्यों? देखिए मृदुल जी, दो तरह के अपराध होते हैं, एक संगठित अपराध और एक होता है व्यक्तिगत अपराध। संगठित अपराध की उत्तर प्रदेश में हमने कमर तोड़ दी है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक केवल अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उनके द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी, जो अकूत संपत्ति थी, जिसके नाते से वो वर्षों वर्ष तक अपराध में रहते भी थे और अपनी चमक दमक के सहारे और युवाओं को आकर्षित करते थे, उसको भी नस्तनाबूद किया जा रहा है। हाथरस की घटना हो और चाहे लखीमपुर की उसके पूर्व में घटना हो, जहां दलित युवती के साथ इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें यद्यपि वो लव जिहाद का इशू था, लगातार उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। हाथरस के भी जो चारों आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मनीष शुक्ला जी, और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि दो तरीके के आरोप होते हैं, संगठित अपराध होते हैं और व्यक्तिगत अपराध होते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब आप बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर रहे हैं, तो फिर जो अपराधी हैं, जो हम देखते थे कि डर जाता है, वो पुलिस से डरता है, कानून से डरता है, लेकिन उसमें जरा भी खौफ क्यों नहीं आ रहा है जब इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है? तो नहीं मृदुल जी, देखिए, मैं माफिया और संगठित अपराध और व्यक्तिगत अपराधों की आज इस समय तुलना करके इस गंभीर इशू को मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम पुराने दल के लोग नहीं हैं, पुरानी सरकार के लोग हम नहीं हैं कि हम उससे तुलना करके और ऐसे गंभीर मामलों को डाइल्यूट करें। हम सरकार में जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे अपराधों पे पूर्णतः नियंत्रण हो और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी तय की गई है। और पूर्व में भी आपको ध्यान में होगा कि इस तरह की जहां भी घटना संज्ञान में आई है, ये लोग जरूर सेलेक्टिव सोच के सारे बातें करते रहे हैं। अगर यही अभी आरोपी किसी अन्य ताल्लुकात उसके होते तो ये लोग कोई इशू को न उठाते। हम तब भी उठा रहे थे, आज भी उठा रहे, आगे भी उठाएंगे, सरकार चाहे जो हो। तो हमारी सरकार ने उनकी गिरफ्तारी, पुलिस ने उनकी चारों की गिरफ्तारी की है, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो व्यक्तिगत अपराध होते हैं, चूंकि वो पहले से चिन्हित नहीं होते वो अपराधी, इस नाते से इस तरह की घटना होने के बाद कार्रवाई कैसी हो रही है वो महत्वपूर्ण है और चारों की गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित कर दी है। इस पर सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साहब, मनीष जी कह रहे हैं कि हमने संगठित अपराध तो खत्म कर दिए, लेकिन अब कब तक अपराधियों का हाथ पकड़ेंगे जो चिन्हित नहीं है? ये व्यक्तिगत अपराध हैं, इस पर भी अगर हो रहे हैं तो कार्रवाई की जा रही है। सहमत हैं आप इससे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इसके अलावा कुछ कह नहीं, आपने कहा इससे भी कार्रवाई हो रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी कहिए अपनी बात सुनिए। बिल्कुल ठीक है। किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? अगर उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बलात्कार के ग्राफ बढ़ रहे हैं, छिनैती के, डकैती के, लूट के ग्राफ घटा है, सारे अपराध बढ़ रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये नकारा घटा है। विधानसभा में आप विधान परिषद में रहे होंगे, बोल रहे थे। एक मिनट पूरा कर लें, वो फिर मैं इस पर बिल्कुल आंकड़े भी दोनों के सामने रखवा देंगे, दोनों के सामने। विधान परिषद के सदस्य एक मिनट मनीष जी आपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। एक मिनट मनीष जी, मेरी बात तो सुनिए। सुनील जी बोल रहे हैं कि जो अपराध घटा है, आप उस पर कह रहे हैं वो अपराध बढ़ा है। मैं इस पर आंकड़े भी बता दूंगा, आप दोनों से सवाल करूंगा, बात तो पूरी कंप्लीट करें पहले। सुनील जी आप बात पूरी कंप्लीट करें। हाँ, सुन लेंगे तो इन्हीं का ज्ञानवर्धन होगा, क्योंकि घमंड में चूर हैं, इन्हें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। अब
मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा व्यक्तिगत अपराध। इतने बुरे दिन एक सेकंड मनीष जी, समाजवादी पार्टी से ज्ञान ले और ज्ञानवर्धन ले। अरे बहुत जरूरत है, आपको भी जरूरत, आपके आकाओं को भी जरूरत है। अरे सुनील जी, हमें पता है, हमें पता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर नीचे तक के लोगों का ज्ञान हम ऐसे बहस नहीं करते। आपके एक मिनट मनीष जी मेरी बात तो सुनिए। सुनील जी और मनीष जी, देखिए आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं पहली बार आपके साथ नहीं बैठा हूं। मनीष शुक्ला जी और सुनील साजन जी, क्या आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं? नहीं। आप पहली बार इस डिबेट में हैं? नहीं। इस मुद्दे पर हम पहली बार डिबेट कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक करके आप पक्ष रख दीजिए। आंकड़े खुद जनता जानती है, आप जनता को बताइए, सुनेंगे। आप अच्छे से बात करिए, एक एक करके बात रखिए। सुनील जी आप बात रखिए, फिर मैं मनीष जी आपसे जवाब दूंगा। डिबेट तो अच्छी कराइए। हाँ कहिए सुनील जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हाथरस में जो घटना हुई है, क्या वो दर्दनाक नहीं है? पहले लड़की को पीटा जाता है, फिर गैंगरेप होता है, इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत अपराध कहेंगे। आज इलाहाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार, जो वो होंगे रेपिस्ट होंगे, जो छेड़खानी करेंगे, उनकी तस्वीरें हम पोस्टर में लगवाएंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारी मिल गया प्रयागराज में, समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने पोस्टर लगा दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देनी चाहिए कि जो हमारी मंशा है वो विपक्ष पूरी कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की पुलिस ने हमारे नौजवानों के खिलाफ एफआईआर कर दिया, ये इनकी मंशा है। मैं कह रहा हूं महिलाओं पर उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, पिछड़े और दलितों के खिलाफ उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध नंबर 1, व्यापारियों की लूट और जमीन कब्जा करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अरे भाई सब चीज में आप नंबर 1 हो गए। अब तो योगी सरकार कोरोना महामारी में भी लूट में भी नंबर 1 है। तो हम आपको नंबर 1 का खिताब दे रहे हैं, लेकिन आप स्वीकार तो करिए। आप जनता जो महसूस कर रही है, अगर उसको आप टीवी पर नहीं स्वीकार करेंगे तो इससे आपकी जीत नहीं हो जाएगी। आप एक तरफ सरकार कह रही थानों पर दबाव दे करके कोई एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। सुनील जी एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो रहे हैं। अपराध हो रहे हैं, लोगों की जमीन कब्जा की जा रही, कमल के फूल का झंडा लगा। सुनील जी एक सेकंड मैं एक सवाल करता हूं, उसके बाद मैं ब्रजेंद्र जी के पास जाऊंगा, फिर ब्रेक पर भी जाना है हमें। मैं रोकूंगा तो आप कहेंगे कि डिबेट नहीं हो रही है। एक मिनट एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, 1 घंटे की डिबेट है, आप दोनों को समय दूंगा। महिलाओं के प्रति जो अपराध था उससे कम हुई है। मनीष जी कहां गया आपका एंटी रोमियो स्क्वाड? कहां है रोमियो स्क्वाड? कहां है? अच्छा मुझे बताइए। अभी तो बच्चियां स्कूल भी नहीं जा रही हैं, कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड? नहीं कार्रवाई हुई है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये कि अपराधियों में डर क्यों नहीं है? नहीं क्यों नहीं है डर? नहीं प्रतुल जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट निकालिए। अखिलेश यादव आपके एनसीआरबी के डेटा, आपके एनसीआरबी के डेटा पर ही बात कर लेते हैं। आपका एनसीआरबी का डेटा 2016 का 2016, 17, 18 में आता ही नहीं है। 2019 में गिर पड़ते हुए आपका एनसीआरबी का डेटा आता है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन है? ये 3 साल में जो अपराध हुए इसको कौन बताएगा? तो बोलिए कौन बताएगा? मनीष जी 3 साल तक क्यों नहीं आया डेटा? कि जो आपके पास आंकड़े उसमें बात करिए। मैं यही तो बोल रहा हूं सर कि आपकी सरकार, आंकड़े आपके पास सर केंद्र सरकार से भी पूछते हैं जब आंकड़े, तो केंद्र सरकार कहती है नो डेटा। मनीष जी मैं वही तो कह रहा हूं, केंद्र सरकार से भी डेटा पूछते हैं, वो कहते हैं नो डेटा, हमारे पास डेटा नहीं है। अरे भाई प्रभु जी, उत्तर प्रदेश के अपराध में आप डिबेट कर रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। उसको सामने रख लीजिए। आपकी जो कार्रवाई अच्छी है उसे अच्छा कहेंगे, जो गलत हो रहा है उसे गलत कहेंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, किस लिए बनाया था एंटी रोमियो स्क्वाड? क्या माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बनाया था? आप सुनने को तैयार नहीं हो। नहीं, मैंने सवाल पूछ लिए 4, आप कह रहे सुनने को तैयार नहीं। विधान परिषद के अंदर जो डेटा रखे जाते हैं, आप मेरे बात को नहीं सुनने को तैयार है मृदुल जी। विधानसभा और विधान परिषद में जो डेटा सरकार ने रखा है, हाँ। उसको आप ऑथेंटिक मानते हैं कि नहीं मानते? मैं आपकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, ना मैं विधानसभा के डेटा पर सवाल खड़े कर रहा हूं। मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि आपका एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे। इनकी जेब में है वो एंटी रोमियो स्क्वाड। जब चाहते तो कि आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो अपराध में कमी दर्ज की गई है।
ये तो मेरी साफ गोई है। हम कहते हैं कि जीरो होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव सुनील साजन की सरकार होती तो ये तो बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए होते। वो मैं पूछ लूंगा मनीष जी, वो मैं पूछ लूंगा सवाल, वो मैं पूछ लूंगा। बुलाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आवास पर बुलाकर अपराधियों से, अपराधियों के पक्ष में उसके बच्चे से एफआईआर वापस कराई। एक सेकंड मैं सुनील साजन जी और मनीष जी होते थे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। नहीं, दोनों की लिस्ट लेके बैठ जाते हैं ना सर, दोनों की लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। सुनील सिंह साजन साहब की सरकार में क्या हुआ, मनीष जी की सरकार में क्या हुआ, देखते रहते हैं कहां कितना ग्राफ घटा है कहां नहीं घटा है। सीधी सी बात इतनी सी है, सरकारें आती हैं, कोई कानून अगर स्थापित करता है, कानून का राज स्थापित करता है तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं दोनों सरकार कोई भी रहे, हम तो यही सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, जो नया उत्तर प्रदेश का सपना देखा गया है वो पूरा हो जाए, यहां पर अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाए, यही सभी सोचेंगे। लेकिन अगर अपराध हो रहे हैं तो फिर पूछा जाएगा ना एंटी स्क्वाड कहां है। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। एक छोटा सवाल ब्रजेंद्र कुमार सिंह से ले रहा हूं, फिर हम इस पर डिबेट करेंगे, आंकड़ों पर चर्चा भी करेंगे। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, आपको क्या लगता है, जब सरकार चीख कर कह रही है माफियाओं को हमने खत्म कर दिया, बड़ी जगह पर जहां वारदात होती थी वो खत्म हो गई, क्या ऐसा हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भाषण करती है और झूठ बोलती है, बल्कि अपराधियों का अगर सबसे ज्यादा संरक्षण कोई कर रहा है और हमारी बहू बेटियां असुरक्षित बनी हुई हैं 3.5 साल से, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्षपातपूर्ण रवैये से आपको उन्नाव की घटना भी ठीक से याद होगी कि किस प्रकार व्यभिचार का आरोपी एसएसपी ऑफिस पर कब्जा कर रहा था, लड़की मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह कर रही थी, लेकिन जब तक मीडिया और कोर्ट का टेंशन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और शाहजहांपुर में पूर्व गृह मंत्री और पूर्व सांसद जिसके ऊपर तीसरी चौथी बार रेप का आरोप लगा, उनका 3 बार मुकदमा वापस लेने का हाई कोर्ट से इन्होंने प्रयास किया। हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी के बाद किसी तरीके से वो बच रहे हैं, बार बार सरकार बार बार उनको बचाने के लिए मुकदमा वापस बलात्कार कर लेना चाहती है। इनके कहते हैं संगठित अपराध हमने रोका, इनके भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को पीट के मार डाला और मारने वालों को इन्होंने बचा करके प्रधानमंत्री कार्यक्रम योजना का महामंत्री बना दिया, तब जब बिकरू कांड से पूरा उत्तर प्रदेश त्राह कर रहा था। तो भाषण करना तो कोई भारतीय जनता पार्टी नीचे आंकड़ों को स्वीकार न करना, अभी एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रहे थे, वो आंकड़ा मैनिपुलेटेड है। किसी घटना की तुलना इन्होंने 12 से किया तो किसी का 17 से किया, किसी का 16 से किया तो किसी का 11 से किया, जो इनको सुविधाजनक लगा कि जिसमें इनका आंकड़ा फिट बैठ जाए वो विधानसभा में पेश किया गया। तो ये फर्जीफिकेशन नहीं, जो हमारी बहू बेटियों के साथ ये बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, जो असुरक्षा की भावना है, इसको देखे भारतीय जनता पार्टी। मैं यही बोलना चाह रहा हूं ब्रजेंद्र जी, मैं यही सवाल उठाता हूं आंकड़ों को लेकर। ए.के. जैन साहब के पास जाऊंगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। आप चारों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आंकड़ों की बात की जा रही है और आंकड़ों पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो आंकड़े बताती है ऐसे पेपर में और अपनी पीठ थपथपाती है। क्या वाकई पेपर पे जो आंकड़े हैं वो जमीन पर भी सही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मसला है कानून व्यवस्था का। उत्तर प्रदेश में क्या कानून का राज है अभी भी? क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले भी लंबे समय तक प्रशासनिक अनुभव रहा है और अभी भी लगातार खबरों के जरिए वो उत्तर प्रदेश की स्थिति को बेहतर समझते हैं। ए.के. जैन साहब, छोटा सवाल है, क्योंकि यह बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना क्राइम हुआ, इस सरकार में इतना क्राइम हुआ, अब सरकार में इतना क्राइम हो रहा है आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन क्या हम इससे यह तय कर पाएंगे कि हम अपराध पर लगाम लगाने में कामयाब रहे? देखिए, मैं आंकड़ों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। मेरा ये मानना है कि जो भी घटना हो उसको दर्ज किया जाना चाहिए, आंकड़ों की कतई चिंता नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि प्रत्येक घटना जो होती है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा जैन साहब, आपकी आवाज हम तक रिपीट पहुंच रही है।
अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें और अपनी पूरी बात रखें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो मैं तो खुद इससे परेशान हूँ, मुझे हाँ। खुद आवाज मेरी माउस ट्रैक कर रही है। हाँ, कि वही मैं स्टूडियो से पहले भी मैंने कहा। कहिए, आप कहिए। हाँ, तो ये जब तक कि हर घटना में कठोर से कठोर कार्रवाई स्थानीय पुलिस नहीं करेगी, तब तक अपराधों पर नियंत्रण नहीं होगा। जो भी घटना है, जैसे हाथरस का बलात्कार कांड है, इसमें गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इनको निरुद्ध कराना चाहिए। जो अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, वो स्वागत योग्य है। बहुत अच्छी कार्रवाइयां हो रही हैं और उसका बड़ा प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है और ये जारी रहनी चाहिए। जो माफिया संगठित गिरोह बहुत लंबे समय से पल रहे थे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, इसका स्वागत होना चाहिए। जो संगठित अपराध का हाल में एक घटना हुई, बिकरू कांड, जिसमें कि पुराने पेशेवर अपराधियों ने अपराध किया, इसलिए उसकी निंदा हुई। बाकी जो अपराध हैं, जो हम देख रहे हैं, अपहरण के हैं, बलात्कार के हैं, फर्स्ट टाइमर क्रिमिनल्स हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। ठीक, मैं मनीष जी मैं मनीष जी से एक सवाल करना चाहूंगा। जो आपने बात कही एके जैन साहब, उसी पर एक सवाल है मेरा छोटा सा मनीष जी, क्योंकि जैसा एके जैन साहब ने बताया है कि इन एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि कानून व्यवस्था को हम टाइट करने का दावा करते हैं, कानून को भी उतना ही हम सख्त बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटना रुकती नहीं है। अब वो व्यक्ति विशेष की घटना बताने से क्या हम इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं मनीष जी? देखिए मृदुल जी, मैंने डिबेट के शुरुआत में ही कहा और हम ही लोग ऐसे हैं जो साफगोई से कहते हैं कि इस तरह की घटना किसी की सरकार में नहीं होना चाहिए। पूर्व के समय में डिबेट हमने किया, मुझे पता है लोगों का क्या एटीट्यूड रहता था। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अभी आंकड़े निकाले हैं जो विधानसभा में, चूंकि आंकड़ों की बात आपने मुझसे पूछी थी, विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े रखे थे, जो विधान परिषद में रखे थे, 4 बड़े जो क्राइम होते हैं, हत्या 2016 में 2762 हत्या हुई थी, 2019 में 2204 और जुलाई 2020 तक 2032। डकैती 149 हुई थी जो 2016-17 में, 2019 में 68 और जुलाई 2020 तक 38। लूट 2016-17 में 2282 हुई थी, 2019 में 1379 और 792 हुई है जुलाई 2020 तक। रेप का जो मामला है 2016-17 में 1982 केस दर्ज किए गए थे, 2019 में 1692 और 2020 तक जुलाई 2020 तक 1216। ये आंकड़े जो विधान परिषद में सरकार ने रखे। हमको लगता है कि विधान परिषद में जो आंकड़े रखे जाते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। एक बात, आंकड़ों के खेल में मैं भी नहीं जाना चाहता। जैन साहब ने जो कहा, उन्हीं शब्दों को मैंने अपने शब्दों में, उन्हीं बातों को मैंने अपने शब्दों में शुरू में कहा था कि जो प्रथम जो गैर चिन्हित अपराधी होते हैं और एक होते हैं जो संगठित अपराध। तो संगठित अपराधी और अपराध को की जानकारी होती है, जिसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। और जो छाती पे सांप लौट रहा है समाजवादी पार्टी का, इसीलिए लौट रहा है कि वो सारे लोग, जितने लोग के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। सुनील साजन साहब से कमेंट लूं। मनीष जी, मैंने यही पूछा था, मैंने यही कहा था आपसे भी, आपने भी मुझे आंकड़े बताए। मैं यही कहना चाह रहा था कि 2016 के बाद डायरेक्ट आंकड़े आते हैं 2019 में, 2019-20 में। तो सवाल यही था कि 3 साल आंकड़े क्यों नहीं है? ये विधान परिषद में रखे गए ये आंकड़े हैं बिल्कुल। तो 2017-18 सबके रखने चाहिए ना सर। ये आंकड़े विधान परिषद में रख रहे हैं। मैं उसका मना नहीं कर रहा ना, आंकड़ों को गलत बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि बीच के आंकड़े कहां गए, मैं यही पूछ रहा हूं मनीष जी। अरे भाई 18, 19, 19-20 का तो मैं बता रहा हूं आपको। अब यही तो सवाल है सर, 18, 19 और 19-20 यानी 2 साल के आंकड़े हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं, आपकी सरकार ने जारी की है। 9 साल कंपेयर किया है और इन 9 सालों में सरकार ने बताया कि हमारे क्राइम का ग्राफ घटा है, चाहे वो फिरौती हो या पॉक्सो एक्ट के मामले हो। सरकार ये कहती है कि ये आंकड़े जो हैं घटे हैं। क्या इससे विपक्ष, हमारे सुनील साजन साहब जुड़े हुए हैं। सुनील साजन साहब, आप मानते हैं सरकार आंकड़े बता रही है? आपके भी बता दिए उन्होंने कि आपने इतना कोशिश की रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाए, हमने रोका।
अच्छा, मैं शर्मा जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि 9 साल के आंकड़ों में भी आंकड़ों का खेल हुआ है। किस साल अपराध हत्या कम हुई उससे तुलना हो गई, बलात्कार कम हुए उससे तुलना हो गई, और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विधानसभा विधान परिषद में रखेगा, इसका मतलब गलत नहीं है। अरे हमने लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलते सुना है, हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को सदन में झूठ बोलते सुना है, तो जो झूठ बोल सकते हैं वो झूठे आंकड़े क्यों नहीं रखते? पास तक खत्म हो गए। मनीष जी, दूसरी बात, अब आंकड़े सामने आ गए तो लोकसभा पहुंच गए। लोकसभा की बात होगी तो ये ताइवान चले जाएंगे, चाइना चले जाएंगे। ये किस तरह की डिबेट करा रहे हैं बिल्कुल जी? रुकने नहीं जा रही है। अभी ये आंकड़ों की बात कर रहे थे। मैं किसी को जवाब लिख के नहीं देता हूँ सर, मैं किसी को जवाब लिख के नहीं देता हूँ कि आप आइए हमारी डिबेट में ये कहिए। वो कह रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं। सुनील यादव जी, आप रेड हैंडेड पकड़े गए। अब आंकड़े मैंने दे दिए। ठीक है, एक मिनट, जब परिषद में आंकड़े रखे गए, सुनील साजन साहब, मेरा सवाल है, परिषद में जब ये आंकड़े रखे गए तब पार्टी ने क्या किया? एक सेकेंड, जब ये विधान परिषद में आंकड़े रखे गए, एक सेकेंड, मनीष जी सुनिए मेरी बात, विधान परिषद में आंकड़े रखे गए होंगे तब भी तो सबको पता होगा ना ये आंकड़े सामने आए। सुनील जी देखिए, हाँ वही मैं कह रहा हूँ शर्मा जी, जब विधान परिषद का मैं सदस्य हूं, जब विधान परिषद में सरकार ने तथ्य रखे तब भी हम लोगों ने कहा कि गलत है, इस पर बहस करा ले, लेकिन सरकार ने बहस नहीं कराया। हाँ। सरकार भागी। हम एक बात केवल कह रहे हैं, संगठित क्राइम की बात है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया। मैं आपकी डिबेट में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हत्या योगी सरकार ने की है। कैसे की ये मैं बता रहा हूं। ये तो साफ हो गया कि जो 2 साल डीजीपी रहे, जैन साहब बैठे हैं, ओपी सिंह पर किस किस तरीके के आरोप लगे हैं। ओपी सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी और उनके रिश्तेदार हैं। मतलब 50 लाख में जिला बेचा जा रहा था, और अभी चंदौली मुगल सराय पुलिस स्टेशन की कथा कथित वो वसूली सूची वायरल हुई है। इसका मतलब प्रदेश से जिले बेचे जाते हैं, जिले से थाने बेचे जाते हैं, और थाने फिर किस काम में लगते हैं? वसूली में लगते हैं। तो कौन रोकेगा बलात्कार, कौन रोकेगा जमीन कब्जा, कौन रोकेगा वसूली, कौन रोकेगा अपहरण, कौन रोकेगा डकैती, कौन रोकेगा छिनैती? जिनको जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था बनाए रखने की या अपराध रोकने की। लेकिन सुनील जी बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है, कहती है कि आप तो हेलीकॉप्टर में घुमाते थे अपराधियों को, हम कम से कम जेल में तो डाल रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं उनका। और जब मैं ब्रजेंद्र जी इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। तो मुख्यमंत्री आवास में उनकी पिटाई होती थी। कह रहे हैं। और शर्मा जी मैं दूसरी बात कहता हूं, हम आप बात कर रहे हैं, प्रदेश की सम्मानित जनता सुन रही है, जनता फैसला करती है। हमसे अगर कोई गलतियां हुई होंगी तो आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गलती पे गलती किए जा रही है, बेईमानी पे बेईमानी किए जा रही है, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रही है, बलात्कारियों को मसीहा जनता ही फैसला करेगी। बिल्कुल जनता ही फैसला करेगी, लेकिन जनता ये जानती है कि इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है और अभी क्या चल रहा है प्रदेश में, उस हिसाब से फैसला करेगी। बिल्कुल बेईमान लोग सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन एक सवाल बना हुआ है। सुनील जी, मैं चाहूंगा आपके साथी ब्रजेंद्र जी, विपक्ष के साथी हैं आपके, ब्रजेंद्र जी, एक छोटा कमेंट उनका, फिर मनीष जी आपसे जवाब दूंगा। मनीष जी मेरी बात सुनिए। मनीष शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकेंड। ब्रजेंद्र जी आवाज नहीं जा रही होगी। ब्रजेंद्र जी आपसे छोटा सवाल है मेरा, आप तो लंबे समय तक सरकार में नहीं आए। आंकड़ों की बात हो रही है, पिछली सरकार कह रही है कि हमने रोका क्राइम, ये वाली सरकार कह रही है हमने रोका क्राइम। कोई रोक पाया क्राइम? देखिए मृदुल जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो ऊंचाहार में 4 ब्राह्मण लोगों को जिंदा जला देने की घटना से शुरू हुआ खेल, और पेपर उठाकर देखिए तो पूरा अखबार भरा रहता है। तो 22 करोड़ जनता ने 2/3 मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए विशाल जनमत थोड़ी दिया है कि आप आंकड़ों के खेल में खेलिए कि साहब मायावती के समय में 372 थे और सपा के समय में 582 थे, हमारे समय में 476 हैं। अरे भैया, आंकड़ा मत खिलाइए।
हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित करिए। और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जो जुड़े अपराधी रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ करिए, स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल से, सेंट्रल यूपी से, उनके खिलाफ भी करिए। अपराध के खिलाफ कौन नाम है आप बताइए, स्पष्ट कार्रवाई करिए। ब्रजेंद्र सिंह जी बताइए कौन नाम है, कौन जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से? ब्रजेंद्र सिंह जी नाम बताइए आप तो से ऊपर उठिए सर। ब्रजेंद्र सिंह जी नाम बताइए आप। तुरंत पूछता हूं मनीष शुक्ला जी से, आप नाम बताइए। जी भारतीय जनता पार्टी से एक भी अपराधी नहीं जुड़ा है। नहीं लेना चाहता, वो तो चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स इसी पर निर्भर है कि मैं नाम लूं और तुरंत उसको जात धर्म से जो हाँकने लगेंगे कि साहब इन्होंने तो किसी सिंह का नाम ले लिया और देखिए तो हम मुसलमान नहीं तो सब कुछ सामने आ जाएगा ना, कौन जाति धर्म देख रहा है। अरे मुसलमान साफ मत करिए, अपराधी साफ करिए, अपराधी साफ करिए। बहुत बड़े बड़े नाम है, पूरा देश जानता है। अब देखिए नहीं ब्रजेंद्र जी एक सेकंड। किस अपराधी के माथे पर लिखा है कि ये किसी धर्म से आता है या जाति से आता है? जानते हैं नहीं, किस अपराधी के माथे पर लिखा हुआ है? सुनील जी आ रहा हूं, एक सेकंड। ब्रजेंद्र जी ये कौन सी बात है? कांग्रेस का असली चेहरा, उसका कोई जात धर्म नहीं असली चेहरा कांग्रेस का। अपराधी को धर्म में बांट रहे हैं, ये काम करना चाहिए। अपराधी को धर्म में बांट रहे हैं की हिफाजत करिए। आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पर बैठ के, मृदुल जी इनको रोकिए। मैं तो पूछ रहा हूँ ना सवाल, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं किसी को लिख के नहीं देता हूँ। सब अपनी मर्जी से आते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं। हमारी यही भूमिका है कि हम सवाल पूछें, आपका जो जवाब है वो जनता सुन रही है। मैं बिल्कुल इस पर आपत्ति जता रहा हूं। एक मिनट मनीष जी एक सेकेंड। आपत्ति इस बात पर है कि कौन अपराधी अपने माथे पर लिखकर आता है। ब्रजेंद्र जी जनता पार्टी क्यों नहीं? एक सेकंड इसी पर एक सवाल है एके जैन साहब से। एक सेकंड मनीष जी और ब्रजेंद्र जी, सुनील जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड मनीष जी सुन लीजिए मेरी बात। मनीष जी एक सेकंड एके जैन साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं। ये इन्होंने आपके चैनल पे कहा अपराधी मुसलमान। मैंने वही बोला किस अपराधी के माथे पर लिखा हुआ है मनीष जी। लेकिन और दूसरी आपत्तिजनक बात इन्होंने की। हाँ। इन्होंने और आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने कहा बीजेपी के अपराधी। मैं कहता हूं यही तो दिक्कत है, कोई कह देता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। कांग्रेस कोई कांग्रेस का अपराधी है, कोई समाजवादी पार्टी का अपराधी है, कोई बीजेपी का अपराधी है, किसी और पार्टी का अपराधी है। अपराधी होता है, ना कोई जाति ना धर्म। एक सेकंड मनीष जी, मैं एके जैन साहब एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूं। इसी का कारण है काम में नाम ले सकता हूं, व्यवस्था नहीं बन पा रही है। मैंने काम में नाम ले सकता हूं, लेकिन नहीं अब एक मिनट एके जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड ब्रजेंद्र जी अगर आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, एक सेकंड मनीष जी मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। ब्रजेंद्र जी बोल रहे हैं बीजेपी अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। जब हमने नाम पूछा तो नाम नहीं बताया। अब सवाल यही है कौन अपना कौन पराया। एके जैन साहब मैं एक छोटा सवाल करना चाहता हूं। पुलिस से जुड़ा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सरकार और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। तो छोटा सवाल यही है कि पुलिस जो कार्रवाई अभी तक कर रही है, कई जगह पर पुलिस कर्मियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा, पुलिस कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। तो क्या सिस्टम कमजोर है? आपको पहले मेरी बात की बताएं, मेरी आवाज कैसी आ रही है? मैं बिल्कुल ठीक तरह से सुन पा रहा हूं आपको, कहिए। देखिए, कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन सबके खिलाफ कार्रवाइयां निरंतर साथ साथ चलती रहनी चाहिए। अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं पुलिसकर्मी उनको पुरस्कृत भी करते रहना चाहिए। ये डीजीपी गवर्नमेंट ये उनका दायित्व है कि जहां जो अच्छा कार्य करे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लायक काम किया है तो उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उनको रिकमेंड करें। कहीं पर गैलेंट्री के मेडल के लायक काम किया है तो उनको गैलेंट्री मेडल दिया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको डीजी का जो मेडल है, कमेंडेशन डिस्क है, उससे नवाजा जाए। साथ ही में जो अपराधी सक्रिय हैं और जिनकी शोहरत आम बहुत खराब है प्रदेश में, जो कि अपराधों में अभी भी संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। ये तो एक युद्ध है, तो वो एक वॉरफेयर है, जैसे कि बॉर्डर्स पे लड़ा जाता है,
उसी प्रकार से ये लड़ाई निरंतर जारी रहती है अपराधियों के बीच में और पुलिस के बीच में, और इसमें हमेशा पुलिस का पलड़ा भारी होना चाहिए। और ऐसे और जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे पूरे पुलिस फोर्स में एक संदेश चला जाए कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाए। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल सुनील साजन साहब आपसे करना चाहता हूं, कुछ बोलना भी चाह रहे थे, फिर मनीष जी से आखिरी जवाब लूंगा। ये कहा गया ब्रजेंद्र जी की तरफ से कि मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है अपराधियों के नाम पर, क्या आप सहमत है इस बात से? क्या जाति धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो ये अच्छी बात है, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। अच्छा, आपने एक बात कही कि किस अपराधी के माथे पर लिखा है कि अपराधी है। आप माथे पे मत जाइए शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के, या मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के जितने विधायक, सांसद और एमएलसी हैं, सबका एफिडेविट चेक कर लीजिए, सबके अपराध पता लग जाएंगे, सब अपराधी पता लग जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आपराधिक मुकदमे और धाराएं कौन सी, दंगे की, 307 की, मर्डर की, वो खुद वापस लिए हैं। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका एफिडेविट देखिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ब्रजेश सिंह या और जो बड़े अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे कम अपराध नहीं होंगे उनकी, देखिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी पहले यह स्पष्ट करे कि वो दोहरे चरित्र पे काम करेगी या सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। ठीक है, मैं इस पर एक छोटा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सांसद एमएलसी का जिक्र किया, इसका भी एक आंकड़ा है मनीष जी, और आंकड़ों की बात चल रही है, तो इस पर भी आंकड़ा मांगा गया था, लेकिन यह आंकड़ा भी सामने नहीं आया कि नेताओं पर कौन कितने केस दर्ज कर चुका है। नहीं मृदुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल मृदुल जी आपने किया। अगर समय हो तो थोड़ा समय, हाँ आपको बिल्कुल आखिरी सवाल इसलिए आपसे किया। जो बिल्कुल जो लोग संघर्ष करके राजनीति में जो लोग भी आए होंगे, निश्चित रूप से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। आपराधिक मामलों के लिए और राजनीतिक मामलों के लिए आईपीसी की धारा सेम है, जैन साहब बताएंगे। अब देखिए, जो लोग पिताजी के नाते से राजनीति में, जैसे श्री अखिलेश यादव जी, मुंह में चांदी का चम्मच था, संघर्ष किया नहीं उन्होंने, सड़क पर उतरे नहीं, और मुख्यमंत्री सटने के बाद भी बंगले से राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, सुनील साजन साहब ने मुझसे धाराओं का जिक्र किया, इसलिए की बात, राजनीतिक मुकदमे अलग होते हैं, आपराधिक मुकदमे ये नहीं सुन सकते, इसलिए कि स्वयं भी उसी तरह से राजनीति में आए व्यक्ति हैं ये। मैं आपको बता दूं, नहीं, छात्र राजनीति से सब आते हैं, छात्र राजनीति से सब आते हैं, सब प्रदर्शन करते हैं, सब धरना देते हैं। हम संघर्ष के रास्ते, मैं कह रहा हूं मृदुल जी, समाजवादी पार्टी में ही जो लोग छात्र राजनीति से आए होंगे, जो संघर्ष करके आए होंगे, सबके ऊपर आईपीसी की धारा लगी होगी। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं ना, अभी प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ तो छात्र सभा के नेता को आपने लाठी डंडे मारकर अंदर कर दिया। आज पूछिए क्यों मुकदमा लगाया? देखिए, प्रयागराज में एक सेकंड साजन साहब, मैंने पूछ लिया, जवाब दे रहे हैं। उसका अगर आप जवाब लेंगे तो बहुत अच्छा जवाब आएगा आज। हाँ, कहिए ना। अब मैं सुनील साजन साहब के पास जाऊंगा इसके बाद, वक्त रहा तो। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सुनील यादव साजन हो, इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। सुनील यादव साजन के कुछ भाई जो विभिन्न जगहों पर राजनीति करते हुए मैं खुद जानता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके ऊपर एफआईआर होगी, आईपीसी की धारा में होगी, 7 CLA भी लगा होगा उनके ऊपर, सरकारी काम में हस्तक्षेप के भी एफआईआर होंगे, क्योंकि आईपीसी की धाराएं पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए या अपराध के लिए अलग अलग नहीं है, इसलिए एफआईआर दर्ज होती है। मैं भी छात्र राजनीति से अब मैं एक छोटा सवाल करना चाहता हूं, एक सवाल AK जैन साहब से करना चाहता हूं। सुनील साजन साहब, वक्त रहेगा तो जवाब लूंगा, क्योंकि यहां पर उस आईपीसी की धारा की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि दंगे के आरोप में आप पर धारा लगी, आपने खुद की धारा वापस ले ली। देखिए, ये बात सही है कि जब पॉलिटिक्स में कोई उतरता है और पॉलिटिक्स में जो सड़कों पे उतर के लोग कार्य करते हैं तो मुकदमे कायम हो जाते हैं। ये मुकदमे और जो शुद्ध रूप से आपराधिक मुकदमे हैं, जैसे मर्डर है, बलात्कार है, डकैती है, राहजनी है, ये अलग अलग किस्म के मुकदमे हैं।
मुकदमे को देखा जाना चाहिए कि मुकदमा किस मैं आशय का एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल एक जैन साहब आप ठीक कह रहे हैं, एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। आज हम एक तस्वीर इसलिए ये दिखा रहे हैं लोगों को, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी देखिए, आपके सामने टीवी हो, संभल की एक तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। एक तस्वीर ये संभल की, जहां पर एक इनामी बदमाश अपने गले में तख्ती टांग के आता है और पुलिस के पांव पड़ता है, कहता है मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरे पास मेरे बहुत सारे क्राइम हो चुके हैं, मैं बहुत अपराध कर चुका हूं, लेकिन अब मैं भाग नहीं पाऊंगा, मुझे आप तो जेल में डाल दो। इस तस्वीर पर सुनील साजन साहब आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि अपराधियों में ऐसा खौफ हर जगह है जो संभल में दिख रहा है? ये देखिए आप जरा। नहीं, मैं केवल एक चीज कहूंगा, एक तो मैं धन्यवाद दूंगा जैन साहब को, उन्होंने ये समझाया प्रदेश को कि राजनीतिक मुकदमे क्या होते हैं, आपराधिक मुकदमे क्या होते हैं। बिल्कुल। अब ये बीजेपी के प्रवक्ता जाके अपने नेताओं के चेक कर लेंगे कि राजनीतिक थे कि आपराधिक थे। उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है 23 करोड़ लोग चाहते होंगे आपकी पार्टी कि जो अपराधी हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नाम बता सकता हूं जिनके जो ऊपर एफआईआर है और एफआईआर देखिए, यही पुलिस की मैं इसको और सरल बना देता हूं जनता के लिए। जब भी चुनाव होते हैं कौन कौन से मुकदमे हैं, इसकी जानकारी आपको देनी पड़ती है, और अगर आप इस जानकारी को सार्वजनिक करें, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं नेताओं को कि आप इस जानकारी को सार्वजनिक करें, तो आरोप प्रत्यारोप की बात ही खत्म हो जाएगी। जो राजनीतिक आरोप हैं या जो आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं वो साफ हो जाएंगी। तो यही बात, सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि जो हम डर संभल में देख रहे हैं अपराधी के अंदर, वो डर अगर पूरे प्रदेश में भी आएगा तो बेहतर होगा। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा पर हमारा कंट्रोल रहेगा, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, तो हमारा ही प्रदेश समृद्ध होगा। इसमें आप सबकी भलाई है, हमारी भी भलाई है। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।